ओह नो, इन्हें भी अभी आना था। क्या हुआ शिखा, क्यों परेशान हो रही हो? होटल बंद करने का समय हो गया है, लेकिन अभी 20 लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। वो सभी फैमिली मेंबर्स हैं। वो सभी शाही पनीर, दाल मखनी और कोफ्ते के साथ रुमाली रोटियां मांग रहे हैं। सब्जियां तो बची हुई हैं, लेकिन रुमाली रोटियां, तुम जानती हो ना, सभी कुक जा चुके हैं। अब रुमाली रोटियां कौन बनाएगा? अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तो शेफ हूं, तुम भूल गई क्या? अभी देखो मैं कैसे बढ़िया सी रुमाली रोटियां बना कर देती हूँ। तभी वहां उस होटल का मैनेजर आ जाता है। लेकिन जरा जल्दी करना। कुछ देर बाद कविता बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाकर लाती है, जिन्हें देख ग्राहक कहते हैं, अरे बाप रे, रुमाली रोटी तो बिल्कुल चादर वाली रुमाली रोटी लग रही है, इतनी बड़ी और पतली। लेकिन ग्राहक जब वो रुमाली रोटियां खाते हैं तो उन्हें बड़ी पसंद आती है। वाह, सचमुच मजा आ गया। मजेदार चादर वाली रुमाली रोटी बनाई थी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। सभी ग्राहक वहां से खुश होकर चले जाते हैं। थैंक यू कविता, नहीं तो मुझे लगा था आज तो मालिक से डांट पड़कर ही रहेगी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरे रहते फिक्र नॉट जानी। चल अब जल्दी से कपड़े बदलकर घर चलते हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और अब कविता की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद कविता ने शेफ की नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद अपनी पहली रसोई में सबको कविता के हाथों का खाना खाने का इंतजार था। आज तो हमें घर पर ही होटल जैसा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हमारे घर में शेफ जो बहू बनकर आई है, मुझे तो सोचते हुए मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दादी, और मैंने तो चाची को रुमाली रोटी बनाने के लिए भी कहा है, मेरी फेवरेट है रुमाली रोटी। उधर रसोई में कविता सबके लिए दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। हाँ, अब तो बस रुमाली रोटियां बनाना रह गई हैं। घर में वैसे इतने सारे लोग हैं, अगर 3-3 रोटियां भी बनेंगी तो भी कितनी सारी बनेंगी। इससे तो अच्छा होगा बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बना देती हूँ, कम भी बनानी पड़ेंगी और सबका पेट भी भर जाएगा। अब अपनी पहली रसोई में कविता जैसे अपने मायके में और होटल में गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। उसकी बनाई हुई रोटियां देखकर उसके ससुराल वाले कहते हैं, बहू, ये रोटियां हैं या चादर? इसे तो बिस्तर पर भी बिछा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसे तो गुड्डी और मोनू दोनों उठकर सो भी सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं जब होटल में काम करती थी ना, वहां ऐसी ही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाती थी। ये सिर्फ देखने में बड़ी है, लेकिन खाने में इनका स्वाद उतना ही अच्छा होता है। खाकर तो देखिए। कविता के कहने पर जब सभी वो रोटियां खाते हैं तो वो सबको बड़ी पसंद आती है और वो उसके खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। पहले तो सब वो बड़ी बड़ी रोटियां खा भी लेते, लेकिन अब वो इन्हें खा खा कर बोर होने लगे थे। बहू, तू रोज रोज ऐसी रोटियां बना देती है, पता है कितना समय लगता है इन्हें तोड़कर खाने में। एक तरफ से मोनू पकड़ता है, एक तरफ से मैं, तब जाकर ये रोटी तोड़कर खा पाती हूँ। अब बस और नहीं, अब मेरे लिए छोटी छोटी रोटियां बनाए कर। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, जो कल तुमने रुमाली रोटियां लपेट कर दी थी, वो रोटी इतनी बड़ी थी कि पूरे टेबल पर ही आ गई। इतनी बड़ी रोटी देख मेरे दोस्त सब जोर जोर से हंस रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी, अब मैं भी ऑफिस के चक्कर में रसोई में ध्यान नहीं दे पाती। कल पता है मेरे ऑफिस के कलीग्स भी कितना हंस रहे थे इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देखकर। तो उन सब लोगों ने कभी 5 स्टार होटल की रोटियां नहीं खाई होंगी। आप जानते भी हैं 5 स्टार होटल में यही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां, जिसे आप चादर वाली रुमाली रोटी कह रहे हैं, वो होटल में कितनी महंगी मिलती है। जरा बाहर जाकर पता कीजिए, तब आपको इनकी कीमत पता चलेगी। इसी तरह वो सबको अपनी बातों से उलझा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज उनके यहाँ दिल्ली वाली बुआ आती है। इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देख वो तो हैरान ही रह जाती है। अरे ये क्या है लता भाभी, तुम्हारी बहू ने कितनी बड़ी बड़ी और इतनी पतली चादर जैसी रोटियां बनाई है। राम राम राम, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। भला तुम कब से इतनी कंजूस हो गई? ये सुनकर सास को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। ऐसे ही एक रोज मोनू और गुड्डी उसकी बनाई हुई बड़ी सी रोटी से खेल रहे थे। वो दोनों उसको ओढ़कर बैठे हुए थे। ये देख कविता गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मोनू, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? ये रोटी है, कोई चादर नहीं जो तुम ओढ़कर बैठ गए हो। ये अक्ल सिखाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो क्या गलत किया है उसने?
तुम्हारी ये बड़ी बड़ी रोटियां हैं इसी लायक, चादर जितनी बड़ी रोटी कौन बनाता है? अगर आपको छोटी छोटी रोटियां खाने का शौक है ना तो खुद ही बना लिया करो। अगर इस घर में रोटियां बनेंगी तो मेरे हिसाब से ही बनेगी, या फिर बाहर किसी ढाबे होटल से रोटियां मंगवा लिया करो। कविता की रोटियों से परेशान होकर अब वो लोग बाहर ढाबे से रोटियां मंगवाने लगते हैं। जिस ढाबे से वो रोटियां मंगवाते वो और किसी का नहीं बल्कि कविता की फ्रेंड शिखा का ही था। शिखा कविता के ससुराल वालों को पहचान जाती है। अगले दिन जब वो बाजार जा रही थी तभी उसे कविता मिलती है। कैसी है कविता? इतने पास होकर भी कितने दिनों बाद मिली है। अच्छा एक बात बता, तू खुद कितनी अच्छी शेफ है, फिर भी तेरे ससुराल वाले बाहर से खाना मंगवा कर क्यों खाते हैं? फिर कविता उसे सारी बात बताती है। कविता, वो तेरा ससुराल है, कोई होटल नहीं। रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तेरे होते हुए भी उन्हें बाहर से रोटी खानी पड़ रही है, ये ठीक बात नहीं। अब कविता को सारी बात समझ आ जाती है और अगले दिन जब वो सबको खाना परोसती है तो उसके हाथ में चादर जैसी बड़ी रुमाली रोटी नहीं बल्कि छोटी छोटी रोटियां थी। अरे आज ये इतनी छोटी छोटी रोटियां, कविता बहू तूने बाहर से मंगवाई है क्या? लेकिन आज तो ढाबा बंद था। ये रोटियां मैंने खुद बनाई है। मेरे होते हुए भी अगर आप लोगों को बाहर से रोटियां मंगवानी पड़े तो मेरा क्या फायदा? अब से आपको कभी कभारी वो वाली रुमाली रोटियां खाने को मिलेंगी, बाकी रोज मैं ये छोटी छोटी गेहूं की रोटियां ही बनाया करूंगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं और अब रोज रोज उनको वो बड़ी बड़ी रोटियां खाने से छुटकारा मिल जाता। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, पराग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ,
अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पतिदेव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।